जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ, वैदिक काल। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल क्या कहता है? वैदिक काल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? घोषा, अपाला, विश्व, वारा कौन नहीं है? गार्गी कौन नहीं है? तो गार्गी नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी है, जो ऋग वैदिक युग से संबंध नहीं है, और बाकी तीन हैं। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? तो घोषा, अपाला, विश्व, वारा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक उपनिषद नैस्तिक युग की दार्शनिक है, ना कि ऋग्वैदिक युग की है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? कौन? तो राजगिरी करता था। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी, वर्तमान राजगीर, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुझवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता का है। ठीक है, नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह सवृति सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? जो धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। नेक्स्ट, धर्मशास्त्र के समय में इसका व्याख्या देख लेते हैं। धर्मशास्त्रों के समय में शूद्र काल में 4 वर्ण थे। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो यह हुआ उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ई। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था, और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के वानचियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह यानी राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृत भांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन
से गेहूं जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार है। नेक्स्ट, बोगोजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। आंसर हो जाएगा ए। बोगोजकोई का महत्व क्या है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बोगोजकोई, जो कि एशिया माइनर कहा जाता है, से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षियों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नक्षत्र देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह परूशनी नदी के तट पर लड़ा गया। दसराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परूशनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? या उपनिषद पर? ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो यह है, ये उपनिषद पर है। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में वन में हुआ था। बोधगया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपतन या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिए थे। ठीक है, रिपीटेड है। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो यह गौतम बुद्ध की हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए, जन्म कहाँ हुआ था यह? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुए थे। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। ठीक है, निधन कहाँ हुआ? तो यह कुशीनगर में हुआ। आंसर हो जाएगा सी। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में और प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो यह चतुर्थ में नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद आधुनिक राजगीर के पास सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित हुई। व्याख्या। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना में आयोजित हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रायः
कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो यह राजगिरी में किया गया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल के बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह राजगीर में की गई थी, यानी राजगिरी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह राजगिरी में हुई थी, राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो यह कश्मीर में की गई। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सावक मीर सर्वकामिनी थे। ठीक है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कश्मीर में आयोजित कौन की है ये? तो यह कि कनिष्क ने की। किसने की? कनिष्क ने की। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह पाटलिपुत्र में की गई थी। तो सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो यह कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंड नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे भी कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है?
तो यह है बौद्ध धर्म की। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, पहला विनय पिटक, जो कि संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। द्वितीय में सूत पिटक को कहा जाता है। दूसरा महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा में अभिधम्म पिटक है, जो कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह करता है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ठीक है, यह अंतर प्रतिनिधित्व करता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या थे? तो थोड़ा सा इसमें क्या है, कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए, तो महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, हुएन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट कर दिया था? सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया गया था, इसलिए आंसर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी यह? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा था। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो यह कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो कौन किया है? कौंडिन्य एवं कालदेवल, आनंद एवं अश्वघोष, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र और सारिपुत एवं नागसेन। तो कौन किया था यह? इसका आंसर हो जाएगा, कौन किया था इन चारों में से? तो यह किया था सी, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए।
अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यह आत्मदमन है। ठीक है, नेक्स्ट, तप आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्य मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान का महान केंद्र था, तो क्या था यह? बौद्ध धर्म का था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय, व्याख्या देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म। अब चलते जैन धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म खत्म हो गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। यह 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं व्याख्या। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। चलिए, लेकिन कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। कौन था प्रथम शिष्य? तो यह जमाली था। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। ठीक है, उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो यह पावापुरी में स्थित है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो यह पावापुरी में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह कहलाता है 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व पुण्य प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय
में शंभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 प्रभु को विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन, सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न श्रुत, नंदवक्ष एवं किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अस्थूल भद्र थे। कौन थे? अस्थूल भद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट। तो पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे अस्थूल भद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यह खारवेल के प्रति था। कलिंग या चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है, तो यह जृंभिकी ग्राम किया है। ठीक है, नेक्स्ट। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? फलतः वे केवलिन कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट। शैव तथा भागवत धर्म। चलिए देखते हैं शैव तथा भागवत धर्म क्या कहता है। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो यह गुप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। क्या था? गुप्तों का राज्य चिन्ह था। नेक्स्ट। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो यह उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। चलिए व्याख्या देखते हैं इसको। क्या किया? तो इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है।
इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। चलिए 36 ईसा पूर्व राजनीतिक दशा देखते हैं क्या क्या है। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे कौन थे? तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक अजातशत्रु थे। पाटलिपुत्र, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। पाटलिपुत्रा की स्थापना अजातशत्रु ने की थी, जो कि इसमें से कोई नहीं है। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो किस शासक में आया था? तो अजातशत्रु ने बनाया था, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? तो यह उदयन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? तो यह अजातशत्रु ने बसाया था। किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो यह अजातशत्रु ने बसाया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो यह उदयन द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? यह प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो यह मगध के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा कोई नहीं, ठीक है। आंसर ई हो जाएगा। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला है जो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अर्नद प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था यह? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार लगभग 444 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो यह बिम्बिसार ने की थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार लगभग 444 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट, मगध की राजधानी राजगिरी का प्राकृत नाम क्या था? तो क्या था? यह राजगिरी था, ठीक है। क्या था? राजगिरी था। नेक्स्ट, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगिरी था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। क्या करा? तो महाजनपद है और महाजनपद की राजधानी है, ठीक है। महाजनपद और महाजनपद की राजधानी है। तो मल्ल की राजधानी क्या हो जाएगा? तो यह कुशीनारा हो जाएगा, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। मल्ल की राजधानी कुशीनारा,
अंग की राजधानी चंपा, गंधार की राजधानी तक्षशिला, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। 6वीं सदी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6वीं सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी गिरिब्रज थी। ठीक है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। क्या था? जरासंध था, जिसने राजगिरी गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह थी, कौन सी थी? तो मगध थी। राजगिरी थी, तो इसमें से कोई नहीं है राजगिरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट, अजातशत्रु वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? यह हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न थे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो यह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। यह अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज, इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ इन 16 महाजनपदों के नामों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत अवंती का राजा था। कहाँ का था? अवंती का राजा था। ठीक है, बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वासवदत्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। ठीक है, नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो कौन था? जीवक था। ठीक है, मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यह मौर्य वंश ने किया। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ
उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत शुंग, कर्मगुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर ए है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खरवेल हुआ। राजा खरवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खरवेल का नाम जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, ब्रावर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो यह खारवेल के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट, चेदी वंश के शासक खारवेल ने ब्रावर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश महामेघवाहन वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। अंग जनपद की राजधानी थी, तो यह चंपा थी। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं यूनानी आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूनानी आक्रमण। तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह घनानंद था। सिकंदर महान के समकालीन कौन था? यह तो कौन थे? घनानंद थे। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, चलिए अब व्याख्या देखते हैं। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसने यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भगवत भद्रसाल उसका सेनापति था। क्या था? भद्रसाल उसका सेनापति था। चलिए अब मौर्य साम्राज्य में आते हैं। तो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो किसने की पहचान? तो विलियम जोन्स ने की। ठीक है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन एस्ट्रोबो तथा एरियन ने सैंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। ठीक है, वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार
ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यह चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणा विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद अन्य नामनंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मेगास्थनीज दूत था। चलिए, मेगास्थनीज दूत था तो यह था सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत। यूनानी क्या था? राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? यह किया था 7। कितने विभाग में? 7 विभाग में किया था। ठीक है, आंसर डी। चलिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यवसायी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में 10 दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उसे भिन्न पेशा अपना सकता था। ठीक है, नेक्स्ट वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका है। ठीक है, नेक्स्ट पाटलिपुत्रा नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एसटी नोमई कहता है। ठीक है, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। घटना है, स्थान और संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, संबंधित व्यक्ति हैं। तो चलिए देखते हैं। चोल गंगम झील। तो चोल गंगम झील क्या हो जाएगा? यह तो राजेंद्र प्रथम का है। ठीक है, एक थे, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, धर्म महामात्र की नियुक्ति तो यह अशोक ने की थी। बीकाफोर दोनों में है। प्रयाग की सभा तो यह हर्षवर्धन में। ठीक है, सी का 2 आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और बचा डी कौन लास्ट में? सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट चलिए एक बार और देख लेते हैं मिलान। चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम,
धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, प्रयाग की सभा, हर्षवर्धन, सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, तो क्या यह रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट 185 ईसा पूर्व के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज तुषासप ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनंत सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। किस अभिलेख में कलिंग का विजय का वर्णन है यह, तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ई। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो यह श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल पांड्य सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्ययंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो यह भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए व्याख्या देखते। भाब्रू यानी बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी, लाजा, मागधे, संधे, अभिवादे, तनु, आहा, अपवावा, धाचा, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो क्या है मूल संदेश यह उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ही। अशोक का धर्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है। क्या संदेश देता है, तो संदेश देता है अपा सीन में बहु कयाने दया दाने, सचे सोचे माद में साधवेच्छ, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़े का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। ठीक है, नेक्स्ट अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो यह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर बराबर देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है क्या है, या तो प्राकृत है। नेक्स्ट अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख एवं तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुंडी तथा सोपारा।
अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। ठीक है, नेक्स्ट। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो यह ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 ईस्वी में, ग्रोटेफेंड 1836 ईस्वी में, लाइसेन 1838 ईस्वी में आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, तो यह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ाया गया था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपड़ा अभिलेख में पढ़ने को सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यह पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किस शासक ने बनाई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अंतिम मौर्य सम्राट था तो यह बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो यह सुरोमिला थापर ने विश्वास किया। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो यह तक्षशिला था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यही समाप्त करता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से नेक्स्ट डे में मौर्योत्तर काल लेकर आऊँगा।